हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत राजनीति विज्ञान देख रहे थे। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 हम लोग देख चुके हैं। अध्याय 1 के अंतर्गत जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है उस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं तथा उस पर हम नोट्स भी दे चुके हैं। आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग दूसरे अध्याय 2 और अध्याय का नाम है संघवाद को देखना है। संघवाद को देखना, पहले लेसन के अनुसार लोकतांत्रिक शासन पद्धति के अंतर्गत यह बताने की कोशिश किया गया है कि यदि लोकतांत्रिक शासन पद्धति के अंतर्गत यदि समाज के सभी वर्गों को हम सत्ता में साझेदारी देते हैं तो उससे समाज के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद को कम किया जा सकता है। यही नहीं, अगर हम सत्ता में साझेदारी सभी सामाजिक वर्ग को देते हैं तो उससे क्या होगा, देश में शांति व्यवस्था कायम रहेगी, देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहेगा। यही नहीं, संघवाद क्या है, लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट लेसन देखे थे उस फर्स्ट लेसन के अंतर्गत हम लोग यह भी देख रहे थे कि यह थ्योरी तो है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सत्ता में सभी को साझेदार बनाना चाहिए तथा हम लोग यह भी देखें कि सत्ता में साझेदारी का स्वरूप क्या होता है, यानी एक स्वरूप निर्धारित किया गया जिससे राष्ट्र के मैक्सिमम नागरिकों को सत्ता में साझेदार बनाया जाए। तो इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इस पर हम नोट्स भी देख चुके हैं। यह जो दूसरा लेसन है जो सत्ता में साझेदारी के स्वरूप निर्धारित किया गया है, वह स्वरूप किस प्रकार से होगा, उसका सिद्धांत क्या होगा, कब हम कहेंगे कि एक केंद्र के साथ राज्य को भी स्थापित किया गया है और राज्य अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, और इसको किस लेसन में शामिल किया गया है, संघवाद के लेसन में शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को दो चीजें देखना है। पहला चीज यह देखना है कि संघवाद क्या है तथा संघवाद का लक्षण क्या है, संघवाद की विशेषता क्या है, कब हम किसी देश के संविधान को संघात्मक संविधान कहेंगे तथा उस देश की शासन व्यवस्था को संघवादी शासन व्यवस्था कहेंगे, नंबर 1। अगर नंबर 2 की बात किया जाए तो क्या जो लक्षण जो विशेषता संघवाद की होती है, क्या उस प्रकार की लक्षण और विशेषता क्या भारत के संघवाद में, भारतीय संविधान में दिखाई देता है? क्या भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान कह सकते हैं, या हम दूसरा सवाल उठाएं कि क्या भारत की शासन व्यवस्था को संघवादी शासन व्यवस्था कह सकते हैं? हम लोगों को 2 पॉइंट पर निश्चित रहना है, हम लोगों को 2 पॉइंट देखना है तथा लास्ट में हम लोगों को यह देखना है कि विकेंद्रीकरण क्या होता है और भारत में विकेंद्रीकरण की नीति को किस रूप में अपनाया गया है। इस लेसन का मोटिव यही है, इस लेसन के अंतर्गत हम लोगों को यही जानना है। तो पहले हम लोग क्या जानते हैं, पहले हम लोग जानते हैं कि संघवाद क्या है। संघवाद का लिटरल मीनिंग यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत संघवाद, जो शब्द संघवाद है वह अंग्रेजी भाषा का जो शब्द होता है फेडरेशन, फेडरेशन का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द फेडरेशन लैटिन भाषा के शब्द फीडस से निकला है, फीडस से निकला है, और इसका अर्थ क्या होता है तो संविदा या सहमति, संविदा या सहमति। तो यहां पर एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि जो संघवाद का निर्माण किया जाता है विश्व स्तर पर, जब हम संघवादी संविधान का निर्माण करते हैं या संघवादी शासन व्यवस्था का हम निर्माण करते हैं तो किस आधार पर करते हैं, या तो वह संविदा के आधार पर होगा या फिर वह सहमति के आधार पर होगा। लेकिन इससे पहले हम लोग यह जानते हैं कि संघवाद क्या है।
तब हम निश्चित करेंगे कि किस संविधान को हम लोग संघवादी संविधान कहते हैं या किस शासन व्यवस्था को हम लोग संघवादी शासन व्यवस्था कहते हैं। तो इसके अंतर्गत नंबर 1 हम लोग जानते हैं कि संघवाद क्या है। संघवाद क्या है? तो संघवाद क्या है? तो संघवाद शासन व्यवस्था, शासन संचालन के उस स्वरूप को कहा जाता है, स्वरूप को कहा जाता है जिसके अंतर्गत एक राज्य संविदा या सहमति के आधार पर एक संघ का निर्माण करते हैं। यहां पर राज्य एक संघ का निर्माण करते हैं तथा संविदा या सहमति के अनुसार संघ की आनुषंगिक इकाई बन जाते हैं। आनुषंगिक इकाई बन जाते हैं। सामान्यतः अगर बात किया जाए तो संघ व राज्यों के बीच संप्रभुता का विभाजन होता है तथा दोनों अर्थात संघ और राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अब यहां पर एक चीज स्पष्ट हो रहा है, जो संघवाद को हम लोग डिफाइन करने की प्रयास किए हैं कि संघवाद शासन संचालन का एक स्वरूप है। अभी हमने बताया कि सत्ता की साझेदारी की यदि हमने बात किया तो सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत हम लोग सत्ता की साझेदारी का स्वरूप देख रहे थे, और संघवाद क्या है? शासन संचालन का एक स्वरूप है। शासन संचालन का एक स्वरूप है। इसके अंतर्गत अगर मोटे तौर से हम बात करें तो इसके अंतर्गत एक संघ के साथ, यानी एक संघ जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं, केंद्र या केंद्रीय सरकार कहते हैं, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें होती हैं। दो चीजें स्पष्ट हैं। इस संघवाद का निर्माण कैसे होता है? यानी अगर संघवाद की निर्माण की बात किया जाए तो वह किससे होता है? संविदा या सहमति के आधार पर होता है। सीधी बात है। अब इसके अंतर्गत कुछ लक्षण भी दिखाई दे रहा है। कुछ लक्षण किस प्रकार के दिखाई दे रहा है? तो अगर हम बात किया जाए तो दोनों ही, यानी संघ
और राज्य की जहां तक हम बात कर रहे हैं, वह संघ और राज्य जिस संविदा और सहमति के आधार पर एक संघ के अंतर्गत शामिल होना स्वीकार करते हैं, वह क्या है, दोनों के मध्य यानी कि संघ और राज्य के मध्य संप्रभुता का विभाजन होता है। यानी अगर कहा जाए तो संघ की सरकारें अलग होती हैं तथा राज्य की सरकारें अलग होती हैं, तथा संघ और राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रीति से कार्य कर सकता है। तो यहां पर एक लक्षण यहां पर दिखाई दिया कि स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, एक दूसरे के कार्यों पर, यानी कि संघ राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक उसी प्रकार से राज्य भी संघ के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार की अगर शासन व्यवस्था होती है, जिस देश की शासन व्यवस्था होती है, उसे हम लोग संघवादी शासन व्यवस्था कहते हैं। और जिस संविधान के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, यानी इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, संघ के साथ राज्यों को गठित किया जाता है, चाहे संविदा के आधार पर चाहे सहमति के आधार पर, तो हम उस संविधान को संघात्मक संविधान कहते हैं, संघात्मक संविधान कहते हैं, संविधान कहते हैं। तथा उस देश को, जिस देश में इस प्रकार के संघात्मक संविधान तथा संघवादी शासन व्यवस्था लागू होती है, उस देश को हम लोग संघवादी देश कहते हैं, संघवादी देश कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग संघवाद क्या है, तो संघवाद शासन संचालन के उस स्वरूप को कहा जाता है जिसके अंतर्गत राज्य संविदा या सहमति के आधार पर एक संघ का निर्माण करते हैं तथा संविदा या सहमति के अनुसार संघ के आनुषंगिक इकाई बन जाते हैं। संघ व राज्यों के बीच संप्रभुता का विभाजन होता है तथा दोनों अर्थात संघ और राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, और उसे ही हम लोग संघवाद के नाम से जानते हैं। अभी हमने बताया कि संघवाद का निर्माण कैसे होता है, तो हम लोग इस पर देखते हैं। कि संघवाद का निर्माण कैसे होता है। संघवाद का निर्माण विश्व के संविधानों को यदि अध्ययन किया जाए तो अध्ययन करने के उपरांत एक जो निष्कर्ष निकलता है संघवाद के संबंध में, वह यह निष्कर्ष निकलता है कि संघवाद का निर्माण दो ही रीति से हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। यानी संघवाद का निर्माण दो तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। अगर नंबर 1 की बात किया जाए तो संविदा के आधार पर तथा अगर नंबर 2 की बात किया जाए तो सहमति के आधार पर यानी संघवाद के निर्माण के यही दो तरीके हैं। या तो वह संघवाद संविदा के आधार पर गठित हुआ होगा या फिर सहमति के आधार पर गठित हुआ होगा। अगर हम संविदा के आधार पर गठित हुए विश्व के कुछ देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया ये उदाहरण हैं जो जहां पर यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए, चाहे स्विट्जरलैंड की बात की जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए, यहां पर जो संघवाद का निर्माण हुआ है वह किस आधार पर हुआ है, तो संविदा के आधार पर हुआ है, नंबर 1।
नंबर 2 की बात करें सहमति के आधार पर, तो सहमति के आधार पर किन देशों के संघवादी सरकार का निर्माण हुआ, संघवादी संविधान का निर्माण हुआ है? तो नंबर 1 भारत, नंबर 2 बेल्जियम, और अगर 3 की बात करें स्पेन। ये उदाहरण किताब में दिया गया है और यही कारण है कि किताब से ही हम इस उदाहरण को उठा रहे हैं। अन्य भी देश हो सकते हैं, उसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये 3 उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुविकल्पी के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह संविदा के आधार पर कैसे गठित होता है। तो इसके अंतर्गत पहले एक संघ सरकार का निर्माण किया जाता है तथा क्षेत्रीय सरकारों या पड़ोस की सरकारों से संविदा किया जाता है और उन्हें संघ में इन शर्तों पर शामिल किया जाता है कि आप अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे। आप एक संप्रभु स्टेट की तरह कार्य करेंगे, लेकिन कुछ मामले क्या होंगे? आपका कुछ मामला कौन देखेगा? तो संघ देखेगा, केंद्र देखेगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका को लेते हैं। वर्ल्ड का लिखित संविधान की अगर बात करें तो वर्ल्ड का लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ही संविधान है। हालांकि ब्रिटेन की संविधान की बात करें तो ब्रिटेन के संविधान को मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान का क्रमिक विकास हुआ है, उसको एक बार नहीं लिखा गया है। इसीलिए लिखित संविधानों की अगर बात होती है, वर्ल्ड के लिखित संविधानों की बात होती है, तो वर्ल्ड का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। और अमेरिका का संविधान कब लिखा गया? तो 17 सितंबर 1787 को लिखा गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि अमेरिका के संविधान को बनाने के बाद, उसे अधिनियमित करने के बाद उसे लागू नहीं किया गया। उसे कब लागू किया गया? तो 4 मार्च 1789 को लागू किया गया। इस बीच जो पोस्टपोन किया गया 2 वर्ष, लगभग 1.5 से 2 वर्ष जो पोस्टपोन किया गया, लागू नहीं किया गया, तो वह क्या अमेरिका के संविधान वेताओं ने क्या किया? अपने पड़ोसी से बात की और एक संविदा किया, और संविदा के आधार पर क्या हुआ? उसमें आज 50 स्टेट शामिल हैं। यानी अगर अमेरिका में बात किया जाए तो अमेरिका के 50 स्टेट हैं। ये 50 स्टेट किस आधार पर? संविदा के आधार पर अमेरिका में शामिल होना स्वीकार किए, और इस तरह से जो अमेरिका था वह क्या बन गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया। यानी यहां पर क्या हुआ? एक संविदा किया गया। इनकी खासियत क्या है कि जो अमेरिका के स्टेट हैं, जो अभी हमने बताया कि अमेरिका में 50 स्टेट हैं, वह अमेरिका के जितने भी स्टेट हैं वह जब चाहें या कहें कि संघ के द्वारा, अमेरिका के द्वारा यदि संविदा को भंग किया जाता है, क्योंकि संविदा के आधार पर गठित हुए हैं, अगर संविदा को भंग किया जाता है तो यह स्टेट क्या हो सकते हैं? स्वतंत्र हो सकते हैं, अपना एक स्वतंत्र देश घोषित कर सकते हैं। तो यह खासियत है। और यह क्या होते हैं? यह जो अमेरिकी स्टेट में या अमेरिका में जितने भी स्टेट हैं वह स्वतंत्र भी हो सकते हैं और अपने क्षेत्रों में वह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। कुछ मामलों को जो संघ की सरकारें होती हैं, अब आपका सवाल हो सकता है कि तब संघ की सरकार क्या करती हैं भाई? जब वो लोग अपने क्षेत्र में संविदा के अनुसार अपने क्षेत्रों में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, संप्रभुता का विभाजन हो चुका है, तो फिर संघ क्या करता है? तो संघ केंद्रीय मामले को देखता है, जो सभी के हित के लिए होता है, उन्हीं केंद्रीय मामलों को देखता है। अगर उदाहरण के तौर पर करें तो जैसे रक्षा की बात किया जाए, विदेश नीति की बात किया जाए, विदेश नीति की बात किया जाए, यह कौन देखता है? तो यह संघ देखता है। अन्य जो क्षेत्रीय मामले हैं
जो क्षेत्र से संबंधित सामान्य प्रशासन की बात है वह क्या कौन देखता है, तो राज्य सरकारें देखती हैं। और इस प्रकार से संविदा के आधार पर ये अमेरिका में, चाहे कहें स्विट्जरलैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में संघवाद का निर्माण किया गया। अब नंबर 2 की बात करें, भारत को उदाहरण में लेते हैं, हम लोगों को भारत में पढ़ना भी है। भारत को पढ़ना भी है। तो दूसरा क्या है, सहमति के आधार पर इनमें पहले संघ का निर्माण होता है और संघ क्या करता है, अपने आंतरिक मामलों या कहें क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्यों का गठन करता है। यहां पर सहमति के आधार पर ये लोग शामिल होते हैं, यानी कि राज्य क्या होते हैं, सहमति के आधार पर शामिल होते हैं। कोई संविदा नहीं होता है, लेकिन इनकी खासियत है, इनकी खासियत यह है कि इनके जो स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, वह राज्य संप्रभु तो होते हैं, अपने क्षेत्रों में कार्य करने के लिए स्वतंत्र तो होते हैं, क्षेत्रीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता के अनुसार अपने यहाँ शासन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वह संघ से पृथक नहीं हो सकते हैं। संघ से पृथक होकर एक नया देश घोषित नहीं कर सकते हैं। जबकि हमने संविदा के अंतर्गत क्या देखा कि संविदा के आधार पर जिन देशों में संघवाद का निर्माण हुआ है, अगर संविदा की शर्तों को भंग किया जाता है या संविदा को लागू नहीं किया जाता है तो वह क्या कर सकते हैं, उसके स्टेट स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन सहमति के आधार पर जिस संघवाद का निर्माण होता है उसके अंतर्गत स्टेट स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, यानी संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। और इसका उदाहरण मिलता है भारत की अगर बात किया जाए, बेल्जियम की बात किया जाए, स्पेन की बात किया जाए, तो भारत में पहले क्या हुआ, तो भारत में संविधान तो 26 नवंबर सन 1949 को ही बन गया था, लेकिन संपूर्ण रूप से कुछ संविधान के प्रावधानों को लागू भी कर दिया गया था। लेकिन संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया, संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि भारत अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण तथा क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखते हुए उसे क्या किया गया, प्रशासन की सुविधा से इस स्टेट में बांट दिया गया। और इस प्रकार से अगर भारतीय संघ के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर संविदा नहीं है, यहां पर सहमति के आधार पर एक संघ यानी भारत संघ के अंतर्गत वे शामिल हैं। तो यह संघवाद के निर्माण का 2 स्वरूप है और इसके 2 उदाहरण हैं, यानी कि संघवाद का निर्माण 2 आधारों पर हो सकता है, संविदा के आधार पर हो सकता है और सहमति के आधार पर हो सकता है। और इसके साथ में इसके उदाहरण अब हम लोग देखते हैं कि संघवाद का लक्षण क्या होगा, यानी कब किसी देश के संविधान को हम संघात्मक संविधान कहेंगे, कब किसी देश के शासन व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे, कब किसी देश को हम लोग संघवादी देश कहेंगे। क्योंकि अभी हमने उदाहरण के रूप में देखा कि अगर हम संघवादी देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, भारत की बात करें, बेल्जियम की बात करें, स्पेन की बात करें, ये क्या हैं, संघवादी देश हैं। तो इनका लक्षण क्या होगा, क्या विशेषताएं होगी, क्या खासियत होगा, कौन सा ऐसे परीक्षण से गुजरना होगा तभी उनको हम लोग संघवादी देश कह सकते हैं। तो उसके लिए कुछ परीक्षण निर्धारित किया गया है, कुछ लक्षण निर्धारित किया गया है। अगर नंबर 1 की बात किया जाए तो दोहरे स्तर की सरकार, दोहरे स्तर की जो ये संघवाद है, संघवाद के लक्षण हैं, ये संघवाद का लक्षण कह सकते हैं, विशेषता कह सकते हैं या परीक्षण भी कह सकते हैं, परीक्षण भी कह सकते हैं। यानी यह क्या है, यह संघवादी शासन व्यवस्था होने के लिए हमको हमारे कहने से नहीं होगा कि हम एक संघवादी देश हैं, हमारे कहने से नहीं होगा, आपको कुछ परीक्षण से गुजरना होगा।
और तभी हम उस देश की व्यवस्था को हम लोग संघवादी व्यवस्था कह सकते हैं, अन्यथा उसे संघवादी व्यवस्था नहीं कहेंगे। परीक्षण क्या होगा? तो परीक्षण यह है कि वहां पर क्या होती है, दोहरे स्तर की सरकार होनी चाहिए, दोहरे स्तर की सरकार। नंबर 2 की बात करें तो लिखित संविधान नहीं, दोहरे स्तर की सरकार। दूसरा अगर कहें शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। अगर तीसरा बात करें तो लिखित संविधान भी होना चाहिए, लिखित संविधान। और अगर हम चौथे की बात करें तो संविधान क्या होना चाहिए, जो जिस लिखित संविधान की बात कर रहे हैं वह क्या होना चाहिए, अपरिवर्तनशील होना चाहिए, परिवर्तनशील, या इसको कह सकते हैं कठोर। कैसे कठोर हम मानेंगे, या अनम्य होना चाहिए। और अगर पांचवें की बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। यानी इस 5 लक्षणों से गुजरना होगा। यद्यपि आपकी किताब में 7 लक्षण निर्धारित किए गए हैं, 7 लक्षण दिए गए हैं, 7 विशेषताएं दिए गए हैं, लेकिन वो जो 2 विशेषताएं हैं वह 2 विशेषताएं किस में शामिल हो जाता है, तो शक्तियों के विभाजन में शामिल हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग शक्तियों को विभाजित करेंगे तो क्या होगा, विधायी शक्तियां होंगी, विधायी शक्तियां होंगी, और दूसरा कौन सी शक्ति होंगी, वित्तीय शक्तियां होंगी। और इसी वित्तीय शक्ति को काट करके अलग कर दिया है। यही कारण है कि वहां पर कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं और मैं 5 ही बता रहा हूं और आपकी किताब में 7 लक्षण दिया गया है। वित्तीय शक्तियां, तो वित्तीय शक्तियां और विधायी शक्तियों को यह क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है, इसीलिए यह पॉइंट बढ़ गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो संघवाद का लक्षण है या परीक्षण है वह क्या है, दोहरे स्तर की सरकार होनी चाहिए। यानी कि संघवादी शासन व्यवस्था कायम करने के लिए, या कहें कि जिस देश के संविधान को हम लोग संघात्मक संविधान तभी कहेंगे, कहने का अर्थ है कि किसी देश के संविधान को हम लोग संघात्मक संविधान तभी कहेंगे जब वहां पर दोहरे स्तर की सरकार होती है। और दोहरे स्तर की सरकार में संघ या केंद्र की सरकार के साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, राज्य की सरकारें होनी चाहिए, राज्य की सरकारें होनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि हमारे कहने से नहीं होगा कि मैं संघवादी देश हूं, मैं ढोलक लेकर के रोज पीटता रहूं पूरे वर्ल्ड लेवल पर कि मैं लोकतांत्रिक देश हूं, लोकतांत्रिक देश हूं। लेकिन लोकतंत्र का यदि लक्षण हमारे अंदर दिखाई नहीं देता है तो हम अपने आप को लोकतांत्रिक कहते रहें, हम लोकतांत्रिक नहीं हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि बात करें तो हमें संघवादी अगर बात किया जाए तो संघवादी कहने से नहीं होगा, बल्कि उसके संविधान में इस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए जो एक संघवादी देश का निर्माण करते हों। उस देश की शासन व्यवस्था में उस संघवाद का लक्षण परिलक्षित होना चाहिए, तभी हम उसे संघवादी कह सकते हैं, संघवादी शासन व्यवस्था कह सकते हैं, अन्यथा हम संघवादी शासन व्यवस्था नहीं कह सकते हैं। तो नंबर 1 लक्षण क्या है, नंबर 1 परीक्षण क्या है, तो नंबर 1 परीक्षण है कि उस देश के अंतर्गत जिसे हम संघवादी कह रहे हैं, उस देश के अंतर्गत एक संघ की सरकार यानी केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का अस्तित्व होना चाहिए। यानी शक्तियां क्या होनी चाहिए, संघ के साथ राज्यों का अस्तित्व होना चाहिए, यानी शक्तियों को संघ और राज्य में विभाजित किया जाना चाहिए। तो दूसरा लक्षण क्या है कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। केवल आपको संघ और राज्य बनाने से मतलब नहीं है। यहां पर एक संघ यानी केंद्रीय सरकार बना दिए और एक कई राज्य सरकारें शामिल हो गए, लेकिन इस तरह से नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी हमने संघवाद का जो लक्षण, संघवाद को देख रहे थे कि संघवाद क्या होता है, उसके अंतर्गत हम लोग यह भी देख रहे थे कि संघवाद का एक लक्षण यह भी होता है, या कहें कि संघवाद के अंतर्गत संघ और राज्यों के मध्य संप्रभुता का विभाजन होता है।
और दोनों ही सरकारें यानी संघ की सरकारें तथा राज्य की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। तो वह कैसे स्वतंत्र होंगी? तो शक्तियों के जब विभाजित किया जाएगा। तो केवल संघ और राज्य बनाने से मतलब नहीं है, बल्कि क्या होनी चाहिए? शक्तियां विभाजित होनी चाहिए। और यह शक्तियां दो रूपों में होती हैं, या तो विधायी शक्ति होगी, विधायी शक्ति होगी, या फिर वित्तीय शक्तियां होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो संघवाद का लक्षण है ये विश्व स्तर पर है। हम लोग जब भारत में पहुंचेंगे तो देखेंगे कि क्या यह पांचों लक्षण जो संघवाद के परीक्षण के लिए निर्धारित किए गए हैं, क्या पांचों लक्षण भारत के संविधान में दिखाई देते हैं, भारत की शासन व्यवस्था में दिखाई देते हैं? तो हम अभी भारत पर नहीं हैं, अभी क्या हैं? विश्व स्तर पर संघवादी शासन का परीक्षण कर रहे हैं कि हम कब किसी देश के संविधान को संघात्मक संविधान कहेंगे और उस देश की शासन व्यवस्था को संघवादी शासन व्यवस्था कहेंगे। तो यहां पर क्या है? शक्तियां विभाजित होनी चाहिए। किसके मध्य? संघ और राज्य के बीच में। विधायी शक्तियों की यदि बात किया जाए, चाहे वित्तीय शक्तियों की बात किया जाए, वह क्या होनी चाहिए? विभाजित होनी चाहिए। अगर नंबर 3 की बात करें तो लिखित संविधान होना चाहिए। लिखित संविधान क्यों आवश्यक है? क्योंकि संघ और राज्यों का जो गठन किया जाता है उनमें शक्तियां क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। चाहे विधायी शक्ति की बात किया जाए, चाहे वित्तीय शक्ति की बात किया जाए। तो जब शक्तियां विभाजित हैं तो उसे लिखित रूप में होना आवश्यक है। अगर लिखित रूप में नहीं होगा, मौखिक होगा, तो आए दिन क्या हो सकता है? संघ और राज्यों के मध्य में विवाद उत्पन्न हो सकता है। कार्य को लेकर के, शक्तियों को लेकर के संघ और राज्य के मध्य में विवाद उत्पन्न हो सकता है। और यही कारण है कि संघवाद होने के लिए यह आवश्यक है कि उस देश के, जिस देश को हम लोग संघवादी शासन व्यवस्था कर रहे हैं, जिस देश के संविधान को हम लोग संघवादी शासन व्यवस्था, संघात्मक संविधान कर रहे हैं, उस देश के संविधान को क्या होना चाहिए? संपूर्ण रूप से लिखित होना चाहिए। अमेरिका का संविधान क्या है? लिखित है। भारत का संविधान क्या है? लिखित है। स्पेन का संविधान क्या है? लिखित है। स्विट्जरलैंड के संविधान क्या है? लिखित संविधान है। और इसीलिए वह क्या है? संघवादी है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? लिखित संविधान होना चाहिए। और यह भी क्या है? संघवाद का परीक्षण है। अपरिवर्तनशील, कठोर या अनम्य। अभी हमने बताया कि संघवाद का एक लक्षण क्या होता है? कि शक्तियां विभाजित होती हैं। शक्तियां विभाजित जब होती हैं तो संघ और राज्य के मध्य में विवाद उत्पन्न ना हो, शक्तियों का प्रयोग को लेकर के विवाद उत्पन्न ना हो, इसके लिए संविधान क्या होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उसे कठोर होना चाहिए, अनम्य होना चाहिए, अपरिवर्तनशील होना चाहिए। हम लोगों ने क्या देखा कि जो अमेरिकी संघ का निर्माण किया गया है वह संविदा के आधार पर किया गया। जिस समय संविदा के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करना है, उस समय हमने कहा कि भाई आपकी संप्रभुता अलग है, हमारी संप्रभुता अलग है। आप अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हूं। इस प्रकार की हमें संविदा है। अगर मैं संविदा की शर्तों को भंग करूंगा तो आप क्या हो जाएंगे? इस संघ से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बाद में संविधान में इस प्रकार के प्रावधान तो किया गया, लिखित संविधान बनाया गया और शक्तियों को विभाजित किया गया। लेकिन संविधान यदि कठोर नहीं है, अपरिवर्तनशील नहीं है, तो बाद में हम संविधान को क्या कर देते हैं? संशोधित कर देते हैं। और संशोधित करके क्या करते हैं? विधायी शक्तियां, चाहे वित्तीय शक्तियां का जो विभाजन किया गया है उसको समाप्त कर देते हैं। तो क्या वह संघवादी संविधान रह जाएगा? संघवादी शासन व्यवस्था रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इसीलिए क्या होना चाहिए? जो भी संघवादी देश हैं उनके संविधान कठोर होने चाहिए। कठोरता का यहां मतलब क्या है? यहां पर संशोधन की प्रक्रिया से है। यानी संशोधन की प्रक्रिया यदि बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है, साधारण रूप से हो सकता है, तो वह संविधान क्या होता है? लचीला होता है। यानी यह संविधान का संशोधन के आधार पर यह संविधान का लक्षण होता है। और विश्व के संविधानों में देखिए, प्रत्येक संविधानों में संशोधन का प्रोसीजर रखा जाता है, क्योंकि समय
परिवर्तित होता है और परिवर्तित समय के अनुसार संविधान में संशोधन की आवश्यकता होता है। और यही कारण है कि विश्व के संविधानों में संशोधन का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहां पर इस आधार पर विश्व के संविधान दो प्रकार के हो जाते हैं, एक लचीला बनता है और दूसरा अनम्य या कठोर हो जाता है। उस संविधान को हम लोग लचीला कहते हैं जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जो है वह बहुत ही सरल है और कभी भी हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं, तो उस संविधान को हम लोग क्या कहेंगे, लचीला कहेंगे। लेकिन यदि संविधान संशोधन की यदि जो प्रक्रिया है वह कठोर है, साधारण रूप से संविधान को संशोधन नहीं कर सकते हैं, बल्कि संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता होती है, उस देश के संविधान को हम लोग क्या कहते हैं, अनम्य या कठोर या अपरिवर्तनशील संविधान कहते हैं। तो संघवाद का एक लक्षण है, संघवादी शासन व्यवस्था का एक लक्षण है कि उस देश का, जिस देश में लिखित संविधान है उसमें क्या होना चाहिए, संशोधन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, संविधान परिवर्तित कर दिया जाएगा और राज्यों की शक्तियों को सीमित कर दिया जाएगा। और यही कारण है कि संविधान अनम्य अपरिवर्तनशील होना चाहिए। अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे, देखिए जब तक से ऊपर का नहीं समझेंगे तब तक से नीचे आकर के आप नहीं समझ सकते हैं। हमने अभी देखा कि दोहरे स्तर की सरकार होती है, यानी कि संघ और राज्य की सरकारें गठित होती है, तभी हम संघवादी कह सकते हैं। शक्तियों का विभाजन होता है, चाहे विधायी शक्तियों की बात किया जाए चाहे वित्तीय शक्तियों की बात किया जाए। लेकिन जहां पर कई राज्य होते हैं तो वहां पर कभी न कभी किसी न किसी मामले को लेकर के, चाहे विधायी शक्ति की बात किया जाए चाहे वित्तीय शक्ति की बात किया जाए, विवाद उत्पन्न हो ही जाता है। ऐसी स्थिति में कौन निर्णय करेगा, यानी संघ और राज्यों के मध्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह निर्णय कौन करेगा, उसके संबंध में फैसला कौन देगा, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका ही क्या कर सकती है, संघ और राज्यों की हितों की रक्षा कर सकती है। नहीं तो संघ क्या होता है, मजबूत होता है, क्योंकि रक्षा किसके पास होता है, संघ के पास होता है। तो मजबूत होता है और वह कभी भी वह अपने राज्य की शक्तियों को सीमित कर सकता है। कैसे, तो संविधान को संशोधित करके। लेकिन जब इस प्रकार से कदम संघ के द्वारा उठाया जाता है तो इस बात की समीक्षा करने का राइट किसको है, न्यायपालिका को होता है। और न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। वह न तो संघ की न्यायपालिका है और ना ही राज्य की न्यायपालिका है, बल्कि वह क्या है, वह स्वतंत्र है और स्वतंत्र रीति से क्या करती है, वह फैसला देती है और राज्यों की हितों की रक्षा करती है। और यही कारण है कि ये जो पांचों जो लक्षण है, जो पांचों परीक्षण है, जो पांचों विशेषताएं हैं, जब किसी देश की शासन व्यवस्था में दिखाई देता है तब हम उसको क्या कहते हैं, संघवादी देश कहते हैं। अगर जिस देश की संविधान के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की इस प्रकार के लक्षण दिखाई देता है, तब हम उस देश के संविधान को संघात्मक संविधान कहते हैं, संघात्मक संविधान कहते हैं। तो आपका यह हुआ कि संघवाद क्या है। दूसरा यह हुआ कि संघवाद के गठन का तरीका क्या है। दो तरीका है, संविदा के आधार पर या सहमति के आधार पर। संविधान, ये संघात्मक संविधान का लक्षण क्या है, विशेषता क्या है, उसकी परीक्षण क्या है, कब किसी देश के संविधान को हम लोग संघात्मक संविधान और उस देश की शासन व्यवस्था को संघवादी शासन व्यवस्था कहेंगे, तो उसके 5 लक्षण निर्धारित किए गए हैं। दोहरे स्तर की सरकार होनी चाहिए, शक्तियां विभाजित होनी चाहिए, चाहे वित्तीय शक्तियों की बात किया जाए चाहे विधायी शक्तियों की बात किया जाए, उसका स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। संविधान क्या होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए। अगर चौथे की बात किया जाए तो संविधान अपरिवर्तनशील, कठोर या अनम्य होना चाहिए। अगर 5वें लक्षण की बात किया जाए, अंतिम लक्षण की बात किया जाए, तो वहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका भी होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से यह संघवाद के लक्षण है और इस प्रकार के 5 लक्षण जिस देश के संविधान के अंतर्गत दिखाई देता है उसे हम लोग संघात्मक संविधान के
कहते हैं, और उस देश की शासन व्यवस्था को संघवादी या संघात्मक शासन व्यवस्था, और उस देश को हम लोग संघवादी देश कहते हैं। अब हम लोगों को आगे यह देखना है कि भारत के विषय में अगर बात किया जाए तो भारत भी एक संघवादी देश है। अभी हमने कुछ संघवादी देशों का नाम लिया, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का लिया, स्विट्जरलैंड के लिया और ऑस्ट्रेलिया का लिया, जहां पर संघवाद का निर्माण किस आधार पर हुआ है, तो संविदा के आधार पर हुआ है। अभी हमने ये भारत का नाम लिया, स्पेन का नाम लिया, बेल्जियम का नाम लिया। यहां पर जो संघवाद का निर्माण हुआ है किस आधार पर हुआ है, तो सहमति के आधार पर हुआ है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत भारत का जो संविधान है वह संघात्मक संविधान है? भारत की क्या शासन व्यवस्था संघवादी शासन व्यवस्था है? क्या भारत एक संघवादी देश है? तो हम कैसे जानेंगे, कैसे मानेंगे? तो अभी हमने बताया कि 5 परीक्षणों से उसे गुजरना होगा। तो हम अगले यानी कि नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत, ये पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 1 है। हम नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत आते हैं तो हम लोग यह देखेंगे कि क्या यह सारे जो संघवाद के लक्षण हैं वह भारतीय संघ में दिखाई देता है अथवा नहीं दिखाई देता है, और क्या हम भारत के संविधान को संघात्मक संविधान और भारत की शासन व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कह सकते हैं अथवा नहीं कह सकते हैं। थैंक यू।